करने हैं तो उसका एक रिदम होता है, रिदम फॉलो करेंगे आप तभी कॉन्सेप्ट को सीख सकते हैं, ठीक है। विदाउट कॉन्सेप्ट आप गवर्नमेंट एग्जाम कभी भी क्लियर नहीं कर सकते हैं। रील्स देख के आप जिंदगी में कभी भी एक गवर्नमेंट जॉब नहीं ले सकते हैं, क्लियर सा फंडा है। और शॉर्टकट से कभी भी सक्सेस नहीं मिलता है, ये मेरा पर्सनल एडवाइस है आपसे। आप चाहें कितना भी शॉर्ट टाइम देके सक्सेस लेना चाहेंगे, नहीं मिलेगा। उसका एक टाइम टेकन प्रोसेस होता है, स्टेप बाय चीजें आपको सीखनी पड़ेंगी। ठीक, तो जो भी स्टूडेंट आज से देख रहे हैं वो प्लीज फर्स्ट एंड सेकंड लेक्चर जरूर देखेंगे तो उनको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। और 39 क्वेश्चन तक हमने सॉल्व किए थे। यहाँ से 40 क्वेश्चंस 40 नंबर का क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। और अब जो क्वेश्चन स्टार्ट हुए हैं लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं। हम बिल्कुल जीरो लेवल से आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, इस वजह से क्योंकि आपका कॉन्सेप्ट एकदम परफेक्ट एंड कॉन्फिडेंस के साथ क्लियर हो जाए, ठीक है। क्वेश्चन पढ़िए सबसे पहले। और आप अगर सीखना चाहते हैं हमारी क्लास से तो आप अपने पास एक नोटबुक और पेन लेके बैठिए। जो भी चीज है आप आपके पास वीडियो है आप पुश भी कर सकते हैं और मुझे मालूम है आपको ये सब कुछ आता है, ठीक है। आप अपने अकॉर्डिंग क्वेश्चन का आंसर दीजिए और सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। पहले खुद से ट्राई कीजिए, नहीं आता है तो आप सीखने की कोशिश कीजिए। अपने कॉन्सेप्ट चेंज मत करिए। अगर आपको पहले से ही आता है तो बस आप आंसर दीजिए, ठीक है। और जो बिगिनर्स हैं वो अच्छे तरीके से सीखते हुए चलिए स्टेप बाय स्टेप। तो हमारा क्वेश्चन क्या है, if 50% of a number is equal to the other number, what will be their ratio? 50% हमने बोला है कि सबसे पहले मैथ के जो लैंग्वेज होता है उसको तोड़ना सीखिए कि मैथ में लिखा कैसे है। अगर किसी भी नंबर से पहले या बाद में ऑफ लिखा है तो इसका मीनिंग क्या होता है, मल्टीप्लाई। तो मैं लिख सकता हूँ 50%। और सभी स्टूडेंट जानते हैं, जो रियल एस्पिरेंट होता है वो जानता है 50% का मीनिंग क्या होता है, 1/2। हमने स्टार्टिंग से ही बता रखा है 50% का मीनिंग क्या होता है, 1/2 ऑफ अ नंबर। ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई ऑफ अ नंबर। फर्स्ट नंबर को हम क्या एज्यूम कर लेते हैं, ए। इज इक्वल टू, इज का मतलब होता है मैथ में इक्वल, ठीक है। वो क्लियरली यहाँ लिखा भी है 50% ऑफ अ नंबर इज इक्वल टू द अनदर नंबर। अनदर नंबर बी लेट्स इज बी। क्लियर। और हमने सिखाया था ए इंटू ए ही लिखा रहेगा और क्लियर दिखाई दे, लिख दे रहा हूं मैं। 2 डिवाइड में उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये 2 भी हो जाएंगे। और कल की क्लास में ही हमने रिदम सीखा है कि इस कंडीशन में अगर लिखा होता है तो वैल्यूज ट्रांसफर हो जाती हैं। ए इज 2 एंड बी इज ए, देन ए इज टू बी, यानी कि फर्स्ट नंबर एंड सेकंड नंबर का रेशियो क्या आ गया, 2:1। बस ये खत्म हो गया, 2:1 इज द राइट आंसर। क्लियर है, ये तो सबको आता ही था, वेरी गुड। नेक्स्ट, 3/4 of x is equal to 4/9 of y। सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और बिल्कुल आपको डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि डरना बिल्कुल मना है। ये मैथ है, मैथ से कभी डरा नहीं जाता है। बस रिदम को फॉलो कीजिए, अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिए। 3/5 of a number of x is equal to 4/9 of y। बस खेल खत्म। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे हम तो 3×9 = 27 x इक्वल टू 5×4 = 20 y। एंड फिर से वही कंडीशन। तो हम अगर x एंड y का रेशियो फाइंड करना चाहते हैं, x इज 20 एंड y इज 27, क्या ये रेशियो और ज्यादा स्मॉलेस्ट हो सकता है, नहीं हो सकता है। तो फिर फाइनली आंसर क्या आ गया, 20:27। क्या आप रिदम को समझ पा रहे हैं? ये सब स्टेटमेंट आपको अभी आगे जाके जब बड़े बड़े क्वेश्चन आएंगे ना, अभी तो ये चैप्टर स्टार्ट हुआ है, अभी हम बस चैप्टर के अंदर जस्ट एंट्री किए ही हैं, ठीक है। अभी ये चैप्टर बस स्टार्ट हुआ ही है। और लास्ट के जो 2 टॉपिक थे अपने, हमारे लेक्चर जो थे वीडियोस वो आपने देखे भी होंगे। तो फर्स्ट और सेकंड जो लेक्चर है उसमें सिर्फ कॉन्सेप्ट सिखाए गए हैं, रेशियो का काम क्या है, कैसी कंडीशन में आप क्या कर सकते हैं, बस वही सिखाया गया है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 60% ऑफ ए नंबर
और बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर परसेंटेज अलग चैप्टर है, रेशियो अलग चैप्टर है। नहीं नहीं, ये सब कुछ सेम ही है, बस इनको यूज करने का या इनको देखने का नजरिया अलग अलग है बस। ये सिर्फ हमको इंफॉर्मेशन ही देते हैं। परसेंटेज भी एक इमेजिनरी नंबर होता है, राइट, एंड रेशियो भी एक इमेजिनरी नंबर होता है। ये सिर्फ इंफॉर्मेशन देते हैं, इनका रोल कुछ भी नहीं। आगे क्या है 60%। 60% का मीनिंग क्या होता है? फ्रैक्शन 3/5 ऑफ ए। एज का मीनिंग इक्वल 3/4 ऑफ बी। और ये मिक्स प्रोपोर्शन इसको कहते हैं। तो आप जानते हैं ऊपर से ऊपर का नंबर कैंसिल आउट हो जाता है। और कल की ही क्लास में हमने सीखा था कि किसी भी वेरिएबल के नीचे अगर कोई वैल्यू लिखा है तो वो उसी का वैल्यू होता है। तो ए इज 5 एंड बी इज 4। ये आंसर आ गया 5:4। क्या कह रहे हैं? कैसे कैंसिल हो गया? देखो, अगर इसको हम डिटेल में करते, 3a डिवाइड बाई 5 इक्वल टू 3b डिवाइड बाई 5। हाँ, शर्माना बिल्कुल नहीं है। कुछ भी डाउट है दिमाग में क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, आप बेफिक्र होके पूछिए, ठीक, क्योंकि हम सिखाने ही आए हैं आपको। ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन करा दिया चला गया। हमको लाइक और सब्सक्राइब नहीं चाहिए, हमको सिर्फ आपकी नॉलेज को इंक्रीज करना है। आप जिस तरीके से मैथ को देख रहे थे ना, मैथ को इतनी गंदी निगाह से मत देखिए, नफरत से मत देखिए। ये मैथ बहुत प्यारा सब्जेक्ट है, ठीक है कि नहीं? अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते कि नहीं? तो 3 5 जा 15 एंड 5 3 जा 50। ये वैल्यू क्या था? अच्छा 4 था ना, ठीक, ओके। यहां आप लिखते 4, तो 4 3 जा 12a इक्वल टू 5 3 जा 15b, राइट। a इज टू b का वैल्यू जो आएगा वो आप कहेंगे कि सर a इज इक्वल टू 15 एंड b इज इक्वल टू 12। देन रेशियो is the least information, okay, ratio is the least information, right। तो हम जानते हैं 3 से इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं। 3 5 जा 15 एंड 3 4 जा 12। तो फाइनली आंसर क्या है हमारा? 5:4। तो इतना काटना पीटना की जरूरत नहीं है। हम क्या कहते हैं कि अगर आप एक कदम आगे का सोचेंगे तो बहुत ज्यादा स्टूडेंट से आप बहुत आगे निकल चुके होंगे, ठीक है कि नहीं? तो हम जानते हैं मिक्स प्रोपोर्शन में ऊपर से न्यूमरेटर कैंसिल हो जाता है एंड डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाता है। कभी ऐसा मत करना कि इस फ्रैक्शन के न्यूमरेटर से आप इस फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर कैंसिल आउट कर दें। नहीं, न्यूमरेटर से न्यूमरेटर कैंसिल हो सकता है एंड डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कैंसिल हो सकता है। और अल्टरनेट नंबर्स का तो मल्टीप्लाई होता है, डिवाइड नहीं होता है, ठीक। तो हमने डायरेक्ट आंसर बोला, 3 से 3 कैंसिल हो गया। ए के डिवाइड में 5 लिखा है तो ए की वैल्यू ही 5 हो गई, और बी के डिवाइड में 4 लिखा है तो बी की वैल्यू ही 4 हो गई, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ फिर से वही क्वेश्चन है। आप सब कुछ रिदम जानते हैं, कॉन्सेप्ट को समझते हैं। a is to b is to c is equal to 1/4, 1/3 एंड 1/2। क्या रेशियो कभी भी फ्रैक्शन में मेंशन कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे सर, 4 3 एंड 2 का एलसीएम ले लेंगे। तो 4 3 जा 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 4 3 जा 12, राइट। 3 4 जा 12 और 2 6 जा 12। तो ये जो फ्रैक्शन में रेशियो था इसको हमने एक नेचुरल नंबर्स में कन्वर्ट कर दिया। अब हमसे क्या पूछ रहे हैं? a डिवाइड बाई बी एंड b डिवाइड बाई सी एंड c डिवाइड बाई a। a की वैल्यू कितनी है? 3, b का वैल्यू कितना है? 4, b का वैल्यू यहाँ कितना है? 4, c का वैल्यू कितना है? 6 एंड c का वैल्यू 6 एंड a का वैल्यू 3। क्लियर बात? यहां से भी आप कैंसिल आउट कर सकते हैं, क्योंकि फ्रैक्शन का मतलब ही होता है लीस्ट नंबर। क्योंकि रेशियो का मतलब जब लीस्ट नंबर हो सकता है तो फ्रैक्शन का भी मतलब लीस्ट ही नंबर होता है। क्या 3:5 को हम 3 डिवाइड बाई 5 लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो जब रेशियो का मीनिंग लीस्ट वैल्यू होता है तो फ्रैक्शन का भी मीनिंग लीस्ट वैल्यू ही हो सकता है। तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 2 जा 4 एंड 2 3 जा 6। क्या रेशियो कभी भी फ्रैक्शन में लिखा जा सकता है? नहीं। तो हम क्या करेंगे, 4 3 जा 12 और 12 बन जा 12, एलसीएम आ गया 12 एंड 12 से सभी में मल्टीप्लाई कर देंगे। देन वी कैंसिल आउट, 4 3 जा 12, 3 4 जा 12 एंड 1 से 12 टाइम कैंसिल होगा, 3 3 जा 9, 4 2 जा 8 एंड 12 2 जा 24। द राइट आंसर इज 9:8:24। ओके।
बस वही कॉन्सेप्ट है, आगे आपको बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, two quantities are in the ratio 3:5. If the first quantity is 155 kg, find the second quantity. आपको फर्स्ट एंड सेकंड क्वांटिटी का इंफॉर्मेशन मिला है इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग। अब हम यहाँ से सीखेंगे लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन कैसे स्टार्ट होते हैं, कैसे आपको इंफॉर्मेशन मिलता है, क्या काम होता है, क्या काम नहीं होता है। तो फर्स्ट एंड सेकंड हमारे पास टू क्वांटिटीज हैं, इन क्वांटिटीज का जो रेशियो है वो 3:5 है, राइट। अब हमको चाहिए इंफॉर्मेशन क्या मिला है, इफ द फर्स्ट क्वांटिटी इज 155, फर्स्ट क्वांटिटी ये रियल में बता रहे हैं, ये रेशियो तो इमेजिनरी नंबर है, ये रेशियो क्या है, इमेजिनरी नंबर है, करेक्ट। एंड ये क्या इंफॉर्मेशन है, ये रियल इंफॉर्मेशन है। इफ द फर्स्ट क्वांटिटी इज 155 केजी, ये रियल इंफॉर्मेशन है। तो जो भी हमको इंफॉर्मेशन दिया जाता है, जिस भी रेशियो का दिया जाता है, उसी से हम कंपेयर करते हैं। तो हमारे पास फर्स्ट क्वांटिटी रेशियो में कितना है 3, और ये फर्स्ट क्वांटिटी का वैल्यू कितना बता रहे हैं 155। ओरिजिनल वैल्यू तो हमेशा ओरिजिनल वैल्यू ही है, 3 इक्वल टू 155, देन 1 इक्वल टू 155 divided by 3, 1 is equal to 155 divided by 3. Find the second quantity. 1 unit equal to 155 divided by 3, then 5 unit equal to 155 divided by 3. कैंसिल आउट कर दीजिए और अपना आंसर बता दीजिए। ये नॉन टर्मिनेट नंबर है, ठीक है। 5 5 जा 25, 5 5 जा 25 एंड 2 7, 5 बन जा 5 एंड 2 7, 3 से कैंसिल आउट कर दिए, 3 2 जा 6, बचा कितना 1 एंड 7 17, 3 5 जा 15। तो अब अगर हम चाहें तो पूरा कैंसिल आउट भी कर सकते हैं, इससे कोई हमें मतलब नहीं है, क्योंकि अप्रोक्सीमेटली हमें आंसर चाहिए तो ऑप्शन में ही हिंट मिल रहा है 258.3 इसी में लिखा है, तो यही आंसर हो गया 258.3। आपको एग्जाम में ऑप्शंस पर भी फोकस करते जाना है, क्योंकि एग्जाम में हमें सिर्फ राइट आंसर से मतलब है, ठीक है, पूरे सॉल्यूशन से मतलब नहीं होता है। तो इस क्वेश्चन से क्या सीखे कि अगर हमें फर्स्ट क्वांटिटी दिया है तो हम कंपेयर करेंगे फर्स्ट क्वांटिटी से, सेकंड क्वांटिटी दिया जाता तो हम कंपेयर करते सेकंड क्वांटिटी से, एंड अगर हमें इन क्वांटिटीज का सम दिया जाता तो हम सम से कंपेयर करते, अगर हमें इन क्वांटिटीज का डिफरेंस गिवन रहता तो हम डिफरेंस से गिवन करते, अगर हमें इन क्वांटिटीज का मल्टीप्लाई गिवन होता तो हम भी मल्टीप्लाई से ही कंपेयर करते, करेक्ट। तो धीरे धीरे आप आगे सीखते चलेंगे, बस आपको डरना बिल्कुल नहीं। Two numbers are in the ratio 2:3. Their sum is 135. Find the numbers. Two quantities, first quantity and second quantity, are in the ratio 2:3. If their sum, अब इन्होंने क्या बोला है, इन क्वांटिटीज का सम कितना है 135, इन क्वांटिटीज का सम कितना है 135। तो हमने देखा हमारे क्वांटिटीज का सम कितना है 5, हमारे क्वांटिटीज का सम कितना है 5, हमारे क्वांटिटीज का सम रेशियो में 5 है, लेकिन ये तो कह रहे हैं नहीं नहीं 135 है। देन वी फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 यूनिट, 5 2 जा 10 और 5 7 जा 35, 1 यूनिट रिप्रेजेंट्स 27। फाइंड द नंबर्स, नंबर्स पूछे जा रहे हैं, तो फर्स्ट नंबर क्या है 2, और 1 यूनिट रिप्रेजेंट करता है किसको 27 को, 27 2 जा 54। आगे देखो क्वेश्चन खत्म हो चुका है, वैसे एग्जाम में बैठे होते तो, क्योंकि हमें सिर्फ राइट ऑप्शन से मतलब है। फर्स्ट क्वांटिटी इज रिप्रेजेंट 52, 1 यूनिट रिप्रेजेंट 27, देन 3 यूनिट इक्वल टू 81, ये हमारे क्वेश्चन का, ठीक है। क्या समझे कि अगर हमें सम गिवन होगा तो हम भी कंपेयर किससे करेंगे, सम से कंपेयर करेंगे, अगर हमें डिफरेंस गिवन होगा तो हम भी किससे कंपेयर करेंगे, डिफरेंस से कंपेयर करेंगे। क्लियर है। नेक्स्ट, ए बॉक्स फुल ऑफ गिफ्ट्स आइटम्स वेट 25 केजी, एक बॉक्स है जो फुल है किससे, गिफ्ट से, ठीक है, गिफ्ट आइटम से फुल है, और इसका वेट कितना है 25 केजी। if the weight of the box and gift items are in the ratio, तो इन्होंने रेशियो हमको जो दिया है वो रेशियो है बॉक्स एंड गिफ्ट आइटम्स का,
बॉक्स एंड गिफ्ट आइटम्स, बॉक्स एंड गिफ्ट आइटम्स, इनका रेशियो क्या गिवन है हमारे पास ना 1:9। तो बॉक्स का जो रेशियो है वो 1 है एंड गिफ्ट का जो रेशियो है वो 9 है। आगे आपसे क्या कह रहे हैं, देन व्हाट इज द वेट इन ग्राम ऑफ आइटम्स, आइटम मतलब गिफ्ट आइटम, बॉक्स का नहीं चाहिए हमको। लेकिन यहाँ स्टार्टिंग में ओरिजिनल इंफॉर्मेशन क्या है, ए बॉक्स फुल ऑफ गिफ्ट आइटम वेट 25। तो एक बॉक्स है उसमें गिफ्ट्स है और उस पूरे बॉक्स का जो वेट है वो कितना है 25 केजी। इस केजी को हम ग्राम में चेंज करेंगे क्योंकि हमें आंसर किस में बताना है, ग्राम में। आप सब लोग जानते होंगे 1000 इक्वल टू 1000 ग्राम इक्वल टू 1 केजी। हाँ वेरी गुड, मल्टीप्लाई कर देते हैं 1000 का, ठीक। आगे आप जानते हैं कि हमारे टोटल बॉक्स का अगर बॉक्स एंड गिफ्ट को मिला दें तो टोटल वेट कितना होता, 10 होता, लेकिन ये कितना बता रहे हैं, इतना। जीरो से जीरो कैंसिल, 1 यूनिट इक्वल टू 2500, राइट, 1 यूनिट इक्वल टू 2500। आगे आपसे पूछ रहे हैं देन व्हाट इज द वेट ऑफ द आइटम्स। तो गिफ्ट आइटम्स हमारे पास कितने हैं रेशियो में 9 एंड 1 यूनिट इक्वल टू 2500, 25 9 या 225 एंड 00 ग्राम। ये आपका एकदम राइट आंसर आ गया, 220 ये 22500 ग्राम, ठीक है कि नहीं। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 48। अब रियल इंफॉर्मेशन आपको क्या दिया जा रहा है, इस पे भी फोकस किया जाता है, रेशियो किसका दिया जा रहा है इस पर भी फोकस किया जाता है, क्लियर सी बात है। तो आप जानते हैं कि हमें मेंशन किया जा रहा है डिफरेंस, मेंशन क्या किया जा रहा है डिफरेंस, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स, फर्स्ट नंबर एंड सेकंड नंबर, इन दोनों नंबर्स का डिफरेंस कितना है 48। द रेशियो ऑफ दीज टू नंबर्स इज 7:3। जब हमें सम दिया गया था तो हमने भी किससे कंपेयर किया था, सम से, और हमें जब डिफरेंस दिया जाएगा तो हम भी किससे कंपेयर करेंगे, डिफरेंस से। 7 एंड 3 के बीच का डिफरेंस कितना आएगा 4, और हमारा डिफरेंस आया 4, इनका डिफरेंस आया 48, देन 1 यूनिट इक्वल टू 12, 1 यूनिट इक्वल टू 12। व्हाट इज द सम ऑफ दीज टू नंबर्स, तो हमसे क्या पूछा जा रहा है, सम पूछा जा रहा है इन नंबर्स का। तो रेशियो में बताइए इनका सम कितना है, तो आप बोलेंगे 7 एंड 3 10, रेशियो में इनका सम कितना है 10 एंड 1 यूनिट इक्वल टू 12, देन 10 यूनिट इक्वल टू 120। ये आपका आंसर 128 करेक्ट आंसर। तो ये सब बेसिक क्वेश्चन है, बस आप की अप्रोच को मजबूत करने के लिए ये सब क्वेश्चन सिखाए जा रहे हैं कि आपके एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो, क्योंकि मैं देख रहा हूँ स्टूडेंट्स कि स्टूडेंट हैवी हैवी क्वेश्चन सीखने की कोशिश कर रहा है, एग्जाम में बैठ जा रहा है, लेकिन उसका कॉन्सेप्ट क्लियर ही नहीं है। आज तक उसको यही नहीं मालूम था कि किसी भी फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करने के लिए हम किससे मल्टीप्लाई करते हैं, है ना। और अभी भी आप भी सही आंसर नहीं बता पाएंगे, और मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर हम किसी भी फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करना चाहते हैं तो आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे, सबका आंसर आएगा 100, कि सर फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई किया जाता है। ये गलत है, सही आंसर सोच के मुझको कल तक बताना। ए पिलर इज 9030 centimeter long. It is colored with saffron, white and green in the ratio 6:7:8। एक पिलर है हमारे पास जो कंप्लीटली पिलर को हमने कुछ कलर से पेंट कर दिया है। उन कलर्स का नाम है सैफ्रॉन, व्हाइट एंड ग्रीन, और इन कलर्स का जो यूज किया है हमने, इसका रेशियो कितना है 6:7:8। आई एम राइट, ओके। अब ये पूरा का पूरा हमने जो पिलर अपना पेंट किया था इन कलर से किया था, तो हमारे पास पूरा का पूरा जो पिलर है इन सारे कलर्स को मिलाकर
पूरा पिलर कितने का होगा? तो आप बोलेंगे सर कि 8 एंड 7 हो गए 15 एंड 15 एंड 6 हो गए 20, राइट? 21 का हमारा पूरा पिलर है ओरिजिनल रेशियो में, लेकिन ओरिजिनल का था ए पिलर इज 9030 सेंटीमीटर। अब यहां से आप और मैंने कई बार भी बताया है कि जब ज्यादा कैंसिलेशन होता हो, इजी नंबर हो, हम डायरेक्ट 1 यूनिट की वैल्यू निकाल सकते हैं। लेकिन आप यहाँ से एक चीज और सीखेंगे कि कभी भी जब ज्यादा कैंसिल आउट करना हो, बार बार, जैसे यहाँ से भी 3 से कैंसिल आउट कर ही सकते हैं हम लोग, है ना? नहीं तो चलो यहाँ से ही निकाल लेते हैं, किससे कैंसिल आउट करते हैं? आप कर दीजिए 3 से, 3 7 जा 21, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 7 से कैंसिल आउट कर दो, बिल्कुल सर, 7 2 जा 18, 7 4 जा 28, सही है, एंड 7 3 जा 21 एंड 1 0, 43 7 जा 301 होता है, करेक्ट। 1 यूनिट इक्वल टू 430। पूछ क्या रहे हैं आपसे? फाइंड द लेंथ ऑफ द ग्रीन पार्ट। ग्रीन पार्ट रेशियो में कितना है? 8। तो हम जानते हैं 1 यूनिट इक्वल टू 430, देन 8 यूनिट इक्वल टू, मल्टीप्लाई कर दीजिए, 8 3 जा 24, 8 4 जा 32, 34 एंड 1 0। तो आंसर क्या आया? 3440, करेक्ट। लेकिन ऐसे जब ज्यादा कैंसिलेशन होता है तो आपको ऐसे नहीं करना है, डायरेक्ट आप एक मेथड होता है, देखो ये 9030 जो वैल्यू है, ये ओरिजिनल वैल्यू है कि नहीं? और ओरिजिनल वैल्यू हमेशा कहाँ रहता है? ऊपर। ओरिजिनल वैल्यू हमेशा कहाँ रहता है? ऊपर। ये वैल्यू है किसका? टोटल का। और टोटल हमारे पास कितना है? 21। टोटल हमारे पास कितना है? 21। और हमसे पूछा क्या जा रहा है? जिसका वैल्यू गिवन होता है हम उसी से डिवाइड करते हैं, और जिसका वैल्यू हमसे फाइंड करने को बोलता है हम उसी से मल्टीप्लाई करते हैं। तो यही आपका आंसर है। आप जैसे मर्जी आए वैसे सॉल्व कर सकते हैं। जब ज्यादा कैंसिलेशन होता है तो कभी कभी इस नंबर से भी हेल्प मिल जाता है, लेकिन अभी तो नहीं है। लेकिन आगे जब लेंदी लेंदी क्वेश्चन आएंगे तो आपके आपके पास इतना टाइम नहीं मिलेगा कि आप 1 यूनिट की वैल्यू निकालें। आपके पास एक ऐसा इक्वेशन होना चाहिए जिससे एक ही बार में आपका आंसर कैंसिल आउट करने से आ जाए। आपके पास एक ऐसा स्टेटमेंट होना चाहिए। अब यहाँ से भी कैंसिल आउट करेंगे तो ये सब कैंसिल आउट होगा कितने टाइम? 430 टाइम। 430 का मल्टीप्लाई 8 में करेंगे तो आंसर आ जाएगा 3440। बात सब कुछ वही है, ठीक है, बस लिखने का पैटर्न चेंज हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। 3 numbers are in the ratio 1 divided by 4, 5 divided by 9, 7 divided by 12. The difference between the greatest and the smallest number is 180. Find the sum of all the 3 numbers. तो हमारे पास इंफॉर्मेशन है 3 नंबर्स का रेशियो, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। क्लियर? रेशियो क्या है? 1 डिवाइड बाई 4, 5 डिवाइड बाई 9, 7 डिवाइड बाई 12। क्या रेशियो कभी भी फ्रैक्शन में लिख सकते हैं आप? बिल्कुल नहीं लिख सकते हैं। तो ऐसे नंबर का आप एलसीएम ले लीजिए जिससे ये सबके सब कैंसिल आउट होते हो, ठीक है। ये एलसीएम कितना ले लें? 36, है ना, 36 एलसीएम ले लेते हैं। तो 36 4 के टेबल में भी आता है, 9 के टेबल में भी आता है, 36 12 के भी टेबल में आता है। तो 4 9 जा 36, 9 1 जा 9, 9 4 जा 36, 5 4 जा 20, 12 3 जा 36, 7 3 जा 21। ये हमारा फाइनली रेशियो बन गया, क्योंकि रेशियो कभी भी फ्रैक्शन में आप मेंशन नहीं कर सकते हैं। स्टार्टिंग से हम चीख चीख के आपको बता चुके हैं। तो रेशियो हमारा फाइनली क्या बन गया? अब इन्होंने इंफॉर्मेशन जो ओरिजिनली हमको दिया है वो बोल रहे हैं द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट। हमें डिफरेंस गिवन है तो हम भी किससे कंपेयर करेंगे? डिफरेंस से कंपेयर करेंगे। तो स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट नंबर, रेशियो में लार्जेस्ट नंबर कौन सा है? 21। स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है? 9। तो 9 एंड 21 के बीच का जो डिफरेंस आएगा वो कितना आएगा? आप बोलेंगे सर
12 आएगा। 9 एंड 21 के बीच का जो डिफरेंस आएगा, हमारा डिफरेंस कितना आया? 12 आया, और इनका डिफरेंस कितना आया? 180। तो हम डिफरेंस को किससे कंपेयर करेंगे? डिफरेंस से। 12 बन जा 12 एंड 12 5 जा 60, देन 1 यूनिट इक्वल टू 15। अब जो भी आपसे पूछते हैं आप बता सकते हैं। फाइंड द सम ऑफ ऑल द थ्री नंबर्स। सम पूछा जा रहा है तो आप जानते हैं कि सर रेशियो में टोटल सभी का सम कितना है? आप ऐड कर दो, 21 एंड 9 30 एंड 20 50। 1 यूनिट इक्वल टू 15, देन 50 यूनिट इक्वल टू 15 5 जा 75 एंड 1 0। ये आपका 750। क्लियर है? और वही पैटर्न चलता जाएगा। आप सीख पा रहे हैं, एक एक चीज को पकड़ पा रहे हैं मजबूती के साथ, एक एक रिदम को समझ पा रहे हैं। ऐसा नहीं कि आप एग्जाम में, आजकल ऐसा बहुत होता है कि इधर से काटा उधर काट दिया आंसर आ गया। जब हमें अभी चैप्टर में एंट्री करेंगे ना तो काटने पीटने वाला सब सिस्टम गायब हो जाएगा, कुछ समझ में ही नहीं आएगा जब तक आप रिदम को फॉलो नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ए बी सी एंड डी आर डी रुपीज 93,100 शेयर द प्रॉपर्टी। ये 93,100 रुपीज किसका शेयर है? इन सबका शेयर है। ठीक है, मेरे पास 93,000 रुपीज थे, 93,100 रुपीज था, और ये रुपीज, ये जो अमाउंट है मैंने 4 पर्सन्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। करेक्ट बात है? इफ ए इज टू बी, if A is to B 1 is to 2 and B is to C 3 is to 4, C is to D 5 is to 6। क्या ये रेशियो आप यहाँ देख रहे हैं? B का जो वैल्यू है वो 2 है और यहाँ B का वैल्यू कितना है? 3। क्या ये वैल्यू सेम है? नहीं सेम है। तो हम सबसे पहले वही काम करेंगे जो स्टार्टिंग से सीखते आ रहे हैं। देखो, अब वही फर्स्ट एंड सेकंड वाला जो टाइप हम सीख रहे थे रेशियो को मर्ज करना, अब वही क्वेश्चन आपको लैंग्वेज में मेंशन हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? ठीक। तो इसलिए हमने ये ट्रिक सिखाया था, मेथड नंबर 3 आपको सिखाया था कि कभी भी ऐसा क्वेश्चन लैंग्वेज में आता है तो डायरेक्ट आपको क्या चाहिए? A is to B is to C is to D का रेशियो चाहिए। तो फटाफट हम यहाँ से पता करेंगे। A is to B का वैल्यू कितना है? 1 is to 2। B is to C का वैल्यू कितना है? 3 is to 4 एंड C is to D is 5 is to 6। नियरेस्ट प्लेस पे फटाफट नियरेस्ट नंबर आप फिल कर देंगे। नियरेस्ट प्लेस पे नियरेस्ट नंबर आप फिल कर देंगे। नियरेस्ट प्लेस पर नियरेस्ट नंबर फिल कर देंगे। कुछ कैंसिल आउट हो सकता है तो आप कैंसिल आउट कर सकते हैं, नहीं होगा तो 5 3 जा 15, 2 3 जा 6 एंड 6 5 जा 30, 5 2 जा 10 और 10 4 जा 40। ये आपका हो जाएगा 8 एंड 8 6 जा 48। क्लियर बात है कि ये कैंसिल आउट नहीं हो। अब आपको ये पता है कि जो हमारे पास जो टोटल अमाउंट था, ये टोटल अमाउंट 93,100 रुपीज हमने किन पर्सन्स को दिया था? ए बी सी डी को दिया था ना। यानी कि ए बी सी डी का टोटल अमाउंट यहाँ ऐड करके बताइए ये टोटल कितना हो रहा है? इन सबका टोटल कितना आएगा? 40 एंड 30 70, 70 एंड 40 110, 110 and 10 120, 120 and 8 and 5 13। तो 120 and 13 130। सबको ऐड कर लीजिए, ये कितना आ गया? 133। अब यहाँ देखिए हमारा जो सम आया है वो कितना आया है? 133। इनका जो सम आया है वो कितना आया है? 93,100। क्योंकि ये 93,000 हमने जो पैसा दिया है ये किसको दिया है? इन सबको दिया है। तो इन सबके पास भी टोटल इतना ही रुपया होना चाहिए। इन सबके पास टोटल अभी कितना है? रेशियो में 133। ओरिजिनल में कितना होना चाहिए? 93,100। तो इधर भी सम, इधर भी सम, इधर भी टोटल, इधर भी टोटल। क्लियर? कैंसिल आउट करिए। ऐसे नंबर का मल्टीप्लाई कीजिए कि 930 बन आ जाए। तो 7 से यूनिट डिजिट का यूज किया जाता है। ठीक है, ऐसे नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे जैसे 7 3 जा 21, मल्टीप्लाई करके देखो 21 आ गया, 2 इधर, 7 3 जा 21, 1 एंड 2 3 एंड 7 बन जा 7 एंड 2 9। तो 100% ये जो नंबर कैंसिल आउट होगा 7 टाइम कैंसिल आउट होगा एंड डबल जीरो। 1 यूनिट रिप्रेजेंट 700, 1 यूनिट रिप्रेजेंट 700।
देन फाइंड द शेयर ऑफ सी। 1 यूनिट रिप्रेजेंट 700। आपसे क्या पूछ रहे हैं? शेयर ऑफ सी। शेयर ऑफ सी कितना है? 40। देन 1 यूनिट रिप्रेजेंट 700 and 40 unit represent 7 4 जा 28, 1 2 and 3 0। आंसर आ गया 28,000। सी का शेयर कितना है? 28,000। क्लियर है? क्या आप समझ पा रहे हैं? अगर हमको सम दिया जाएगा हम सम से कंपेयर कर देंगे, अगर हमको डिफरेंस दिया जाएगा हम डिफरेंस से कंपेयर कर देंगे, है ना? अगर हमें फर्स्ट वैल्यू दी जाएगी हम फर्स्ट से कंपेयर कर देंगे। अच्छा स्टूडेंट, यहाँ से क्वेश्चन सीखते हैं। अब टाइप 2 चेंज हो चुका है और हम लोग एक चैप्टर के अंदर एंट्री कर चुके हैं। अभी एक टाइप और आएगा शायद, ये टाइप 2 मेरे ख्याल से प्रोपोर्शन का ही टाइप होगा। ये टाइप 2, हाँ ये प्रोपोर्शन का ही टाइप है। ठीक, प्रोपोर्शन के टाइप को एक बार सीखते हैं। ये प्रोपोर्शन क्या है, इसका क्या काम है और किस तरीके से इससे क्वेश्चन बनते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? 52। 52 क्वेश्चन में आप देखिए, हमें इंफॉर्मेशन है 405 इज टू बाई प्रोपोर्शनल बाई इज टू 125। करेक्ट बात है। क्या हम 405 डिवाइड बाई लिख सकते हैं? यस सर। क्या हम इस प्रोपोर्शनल का मीनिंग क्या होता है मालूम? इस प्रोपोर्शनल के साइन का मीनिंग होता है इक्वल। इस प्रोपोर्शनल के साइन का मीनिंग होता है इक्वल। इस प्रोपोर्शनल के साइन का मीनिंग क्या होता है? इक्वल। इस प्रोपोर्शनल के साइन का मीनिंग क्या होता है? इक्वल। अगर मैंने आपसे पूछा था प्राइस ऑफ ए डायमंड, मैंने आपसे बोला था प्राइस ऑफ ए डायमंड इज प्रोपोर्शनल टू इट्स वेट, तो इसका मतलब क्या है? जो प्राइस है वो इक्वल है वेट के स्क्वायर। राइट। प्रोपोर्शनल का मीनिंग क्या होता है? इक्वल। प्रोपोर्शनल का मीनिंग क्या होता है? इक्वल। क्या हम इसको बाई डिवाइड बाई 125 लिख सकते हैं? जी। आप सभी लोग जानते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई होगा। यस, यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे बाई इंटू बाई, बाई स्क्वायर। यहाँ इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो बहुत ही ज्यादा लेंदी आएगा, तो मैं इसको ऐसे ही लिख दे रहा हूँ। अब आपको मालूम है ये स्क्वायर है तो स्क्वायर रूट उधर जाएगा, यहीं से मैं इसको स्क्वायर को खत्म कर दे रहा हूँ और स्क्वायर को इधर पहुंचाएंगे तो ये स्क्वायर किस में चला जाएगा? स्क्वायर रूट में। ये सब आपको पता है। इसके फैक्टर कर लो। 405 के जो फैक्टर होते हैं 9 9 जा 81 और 81 5 जा 405। क्या इस 405 का फैक्टर यही होगा? यस सर। हम 405 की जगह 9 इंटू 9 इंटू 5 लिख सकते हैं। बिल्कुल सर। 125 के फैक्टर क्या होते हैं? 125 होता है 5 का क्यूब। 5 इंटू 5 इंटू देन पाई इज। और सभी लोग जानते हैं कि स्क्वायर रूट के अंदर जिस नंबर का पेयर कंप्लीट हो जाता है वो नंबर स्क्वायर रूट से बाहर आ जाता है। क्या इस 9 का पेयर कंप्लीट है? तो ये 9 स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा। क्या इस 5 का पेयर कंप्लीट है? यस सर। तो ये 5 भी स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा। क्या इन 5 का पेयर कंप्लीट है? पेयर मतलब स्क्वायर रूट में 2 का पेयर बनता है एंड क्यूब रूट में 3 का पेयर बनता है। क्यूब रूट में 3 का एंड स्क्वायर रूट में 2 का पेयर बनता है। क्या इस 5 का भी पेयर कंप्लीट था? यस सर, बाहर आ गया। स्क्वायर रूट खत्म, क्योंकि सभी के सभी पेयर कंप्लीट है तो स्क्वायर रूट से बाहर आ गए। मल्टीप्लाई कर दीजिए। 5 5 जा 25 और 25 9 जा 220, देन बाई इज इक्वल टू 225। तो इस क्वेश्चन से आप क्या सीखे हैं? इस क्वेश्चन से आप सीखे हैं कि सर प्रोपोर्शनल के साइन का मीनिंग क्या होता है? इक्वल, बस और कुछ भी नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन। If four numbers 39, 117, 17 and y are in the proportion, find the value of y। अब प्रोपोर्शन का मीनिंग सीखो। ये 4 नंबर्स हैं कि नहीं? ये 4 नंबर्स हैं। प्रोपोर्शन का जो एक इक्वेशन होता है, प्रोपोर्शन 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 का जो मीनिंग होता है वो मीनिंग ये होता है कि x इज टू बाई एंड प्रोपोर्शन m is to n। Here x is first proportion,
x is first proportion and y is second proportion, m is third proportion and n is fourth proportion and by and m is मीन proportion होता है, मीन proportion, ठीक है कि नहीं? अभी हम सब कुछ सिखाएंगे। आपसे एग्जाम में फर्स्ट प्रोपोर्शन भी पूछा जा सकता है, सेकंड प्रोपोर्शन भी पूछा जा सकता है, थर्ड प्रोपोर्शन भी पूछा जा सकता है, फोर्थ प्रोपोर्शन भी पूछा जा सकता है एंड मीन प्रोपोर्शन भी पूछा जा सकता है। क्लियर बात है? तो इन्होंने कहा है ये जो फोर्थ नंबर है ना, ये प्रोपोर्शन आर इन द प्रोपोर्शन। तो प्रोपोर्शन का इक्वेशन क्या होता है ये? तो हम इन नंबर्स को उसी इक्वेशन में पुट करेंगे फर्स्ट, और रिदम के साथ करते हैं, सीक्वेंस के साथ। ऐसा नहीं है कि 117 पहले लिख देंगे बाद में कुछ लिख देंगे, नहीं। जिस तरीके से इन्होंने दिया है, जिस फॉलो अप में इन्होंने दिया है, उसी को हम फॉलो करेंगे, ठीक है। 39, 117 एंड 70 प्रोपोर्शन, और ये क्या है? एंड बाय। क्या हमने इन नंबर्स को प्रोपोर्शन के एल्गोरिदम में सेट कर दिया है? ठीक। अब आप जानते हैं सर 39 इज टू 117, प्रोपोर्शन के साइन का मीनिंग क्या होता है? इक्वल। 17 डिवाइड बाई लिख सकते हैं, ओके। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 39 इंटू बाई इक्वल टू 17 इंटू 107, ठीक है कि नहीं? आप जानते हैं मिक्स प्रोपोर्शन का केस है, मल्टीप्लाई का साइन है, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा। 39 3 जा 117 होते हैं एंड बाई इज इक्वल टू 17 3 जा 51, देन वी फाइंड वैल्यू ऑफ बाई इज 51। ये पूरा ट्रेडिशनल मेथड है और आप सब कुछ जानते हैं कि अगर आपसे किसी ने बोल दिया है कि 4 नंबर्स हैं और वो किस फॉर्मेट में है? प्रोपोर्शन के फॉर्मेट में है, तो प्रोपोर्शन के फॉर्मेट ये होता है, जैसे मैंने ये लिखा, ठीक है। 4 नंबर्स को हम प्रोपोर्शन के फॉर्मेट में सेट कर देंगे और आंसर आपको निकालना आता ही है। लेकिन इसका एक मेथड 2 भी है, आप उसको ध्यान से समझेंगे, ठीक। हम ऐसे ही ओरली आंसर बता पाएंगे। ये सब आपने लिख लिया होगा, ये सब आपने लिख लिया होगा। देखो मेथड 2, इस प्रोपोर्शन का मीनिंग क्या होता है? इक्वल। और इक्वल में भी क्या इक्वल? इक्वल में न्यूमेरिकल वैल्यू इक्वल नहीं हो सकती है, लेकिन रेशियो इक्वल हो सकता है, क्योंकि प्रोपोर्शन का मतलब होता है कि आपको एक रेशियो इधर चाहिए लेफ्ट हैंड साइड पे एंड एक रेशियो इधर चाहिए राइट हैंड साइड, ठीक है। और न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं, न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं, ये जो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पर जो रेशियो लिखे हैं, ये रेशियो इक्वल होने चाहिए, न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं। तो फर्स्ट रेशियो क्या बनेगा? 39 इज टू 117। सेकंड क्या बनेगा? 17 इज टू 5। क्या यही प्रोपोर्शन है? यस सर। प्रोपोर्शन का मीनिंग होता है कि हमारे पास दो रेशियो होने चाहिए। दो रेशियो हो गए? नहीं सर, ये रेशियो नहीं है। रेशियो का मीनिंग क्या होता है? लीस्ट वैल्यू। तो हम कहेंगे सर 39 बन जा 39 और 39 3 जा 107। कोई डाउट है क्या? क्या ये रेशियो था? नहीं नहीं, ये रेशियो का मीनिंग क्या होता है? लीस्ट वैल्यू ना। तो ये रेशियो कितना है? 1:2। देन फाइनली लेफ्ट हैंड साइड पे अगर 1:3 का रेशियो है, तो राइट हैंड साइड पर भी रेशियो क्या होगा? 1:3। अब आपके क्वेश्चन का आंसर आ चुका है। 1 यूनिट रिप्रेजेंट 17। 1 यूनिट का वैल्यू कितना है? 17 है। देन 3 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा? 17 3 जा 51 इज योर राइट आंसर। क्या आपको इतना लिखने में मजा आ रहा था? आप लिख सकते हैं। और अगर आप अपने दिमाग का यूज करेंगे, आईक्यू का यूज करेंगे, मेरे वर्ड्स पर ध्यान देंगे, मेरे वर्ड्स को ध्यान से सुनेंगे, मैंने बोला कि प्रोपोर्शन का मीनिंग ये होता है कि हमें लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड में दो रेशियो चाहिए और दोनों रेशियो इक्वल होने चाहिए, वैल्यू इक्वल हो या ना हो, लेकिन रेशियो इक्वल होना चाहिए। अब मैं 17 एंड 51 का भी रेशियो बनाऊंगा तो 1:3 ही आएगा एंड 39 एंड 117 का रेशियो बनाऊंगा तो 1:3 ही आएगा। यानी कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के रेशियो क्या होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए।
इसलिए प्रोपोर्शनल के साइन का मीनिंग होता है इक्वल। इसलिए प्रोपोर्शनल के साइन के मीनिंग क्या होता है? इक्वल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखो, सबसे फिर से वही क्वेश्चन। हाँ वेरी गुड। 14:30 इज प्रोपोर्शनल 7:x। तो फिर से डिटेल में लिखने की जरूरत नहीं है। हमने क्या बोला कि सर प्रोपोर्शनल के साइन का मीनिंग क्या होता है? इक्वल। प्रोपोर्शनल के साइन का मीनिंग क्या होता है? इक्वल। रेशियो बनाओ, 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 7 जा 14, 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा 15 टाइम। तो लेफ्ट हैंड साइड पर रेशियो क्या है? 7:15। राइट हैंड साइड पर भी रेशियो क्या होना चाहिए? 7:15। 7 इक्वल टू 7 देन 15 इक्वल टू 15। ये आपका आंसर आ गया। बिना ऐसी ओरली ही बता देते हैं यही कैंसिल आउट करके कि सर ये रेशियो कितना था? 7:15। यहाँ पर भी कितना होना चाहिए? 7:15। 7 इक्वल टू 7 देन 1 इक्वल टू 1 देन 15 इक्वल टू 15। तो आंसर क्या आ गया? 15। ठीक है, इजी है, वेरी गुड। नेक्स्ट, व्हाट विल बी द फर्स्ट प्रोपोर्शन? तो मैंने अभी लिखा था कि अगर आपसे फर्स्ट प्रोपोर्शन, सेकंड प्रोपोर्शन, थर्ड प्रोपोर्शन, ये सब बवाल अगर पूछने की कोशिश कर रहा है, देखो आरआरबी में क्वेश्चन आया है, ऐसे ही स्टूडेंट देख के ही बता देता है। तो फर्स्ट प्रोपोर्शन, प्रोपोर्शन का इक्वेशन क्या होता है? एक्स इज टू बाई प्रोपोर्शन एम इज टू एन। इसमें फर्स्ट प्रोपोर्शन क्या है? आप बोलेंगे सर एक्स, एक्स फर्स्ट प्रोपोर्शन है। तो फर्स्ट फर्स्ट प्रोपोर्शन अगर आपसे पूछ रहे हैं तो फर्स्ट प्रोपोर्शन की आप जगह खाली छोड़ देंगे और जो नंबर लिखे हैं उनको इन सब जगह सेट कर देंगे प्रोपोर्शन के केस में, क्योंकि प्रोपोर्शन का एल्गोरिदम भी तो सेट होना चाहिए। तो फर्स्ट प्रोपोर्शन की जगह मैंने फर्स्ट प्रोपोर्शन लिखा रहने दिया एंड बाई की जगह 8 लिख दिया, प्रोपोर्शन का साइन लगा दिया, एम की जगह 5 लिख दिया, इज टू 2.5। प्रोपोर्शन का मीनिंग क्या होता है? इक्वल। जो इधर रेशियो है वही रेशियो इधर होना चाहिए। तो 2.5 बन जाए 2.5 एंड 2.5 का डबल क्या होता है? 5। इधर रेशियो क्या आया? 2:1। तो इधर भी रेशियो क्या होना चाहिए? 2:1। 1 यूनिट इक्वल टू 8 देन 2 यूनिट इक्वल टू 16। खत्म। आंसर क्या आ गया? 16। आंसर क्या आ गया? 16। आंसर क्या आ गया? 16। मैंने क्या बोला है? प्रोपोर्शन का मीनिंग क्या होता है? लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड पर रेशियो इक्वल होने चाहिए। ये वैल्यू कुछ भी हो सकती है, वैल्यू से हमें कोई मतलब नहीं। प्रोपोर्शन का मतलब है दो पोर्शन होने चाहिए, दोनों पोर्शन जो है इक्वल होने चाहिए, रेशियो इक्वल होने चाहिए। फोर्थ प्रोपोर्शन पूछ रहे हैं। क्या पूछ रहे हैं? फोर्थ प्रोपोर्शन पूछ रहे हैं। तो फोर्थ प्रोपोर्शन के लिए आप फोर्थ प्रोपोर्शन का प्लेस खाली छोड़ देंगे। प्रोपोर्शन का इक्वेशन क्या होता है? एक्स इज टू बाई प्रोपोर्शन एम इज टू एन। अब फोर्थ प्रोपोर्शन पूछ रहे हैं तो हम एन की जगह एन लिखा रहने देंगे, बाद बाकी जो हमको नंबर दिए हैं हम यहाँ लिख देंगे। 1.25 इज टू 5.75 एंड प्रोपोर्शन के साइन का मीनिंग क्या होता है? इक्वल। और यहाँ क्या लिखा था? 3 क्या ये रेशियो हम चेंज कर सकते हैं? देखो रेशियो है, डेसिमल से डेसिमल कैंसिल आउट हो गया, यस सर। डेसिमल से डेसिमल कैंसिल आउट हो गया, यस सर। आगे आप जानते हैं कि कैंसिल आउट करेंगे तो 25 5 जा 125 होता है, ओके। 25 2 जा 50 एंड 25 3 जा 75। ये रेशियो कितना बना? 5:23 का। अब यहाँ देखो ये भी जो रेशियो होना चाहिए 5:23 ही होना चाहिए। 5 यूनिट इक्वल टू 5 यूनिट इक्वल टू 3.5। देखो 5 यूनिट इक्वल टू 3.5। 5 से कैंसिल आउट करेंगे तो 5 7 जा 30। डेसिमल 1 डिजिट से पहले तो हम भी 1 डिजिट से पहले डेसिमल लगा देंगे। 1 यूनिट इक्वल टू 0.7 देन 27 इक्वल टू 0.7 का मल्टीप्लाई कर दो। 7 3 जा 21 और 7 2 जा 14 एंड 2 16। 1 डिजिट से पहले डेसिमल था तो हम भी 1 डिजिट से पहले डेसिमल लगा देंगे। ये हमारा फोर्थ प्रोपोर्शन है। कोई भी डरने की जरूरत नहीं है। अभी भी आपके समझ में नहीं आया तो मैं फिर से क्लियर कर दूं कि सर प्रोपोर्शन का जो मीनिंग होता है उसका इक्वेशन ये होना चाहिए।
आपसे अगर कोई फर्स्ट प्रीपोज़िशन पूछता है, तो आप फर्स्ट प्रीपोज़िशन की जगह खाली छोड़ देंगे। सेकंड प्रीपोज़िशन पूछता है, तो सेकंड प्रीपोज़िशन का जगह खाली छोड़ देंगे। थर्ड प्रीपोज़िशन पूछता है, तो थर्ड प्रीपोज़िशन का जगह खाली छोड़ देंगे। फोर्थ प्रीपोज़िशन पूछता है, तो फोर्थ प्रीपोज़िशन का जगह खाली छोड़ देंगे। आई एम राइट? ओके। इसमें कोई भी डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको शॉर्टकट लगाना है, तो शॉर्टकट के लिए आप क्या करेंगे कि सर जो राइट हैंड साइड पे जो रेशियो होना चाहिए, वही लेफ्ट हैंड साइड पे होना चाहिए। जो लेफ्ट हैंड साइड पे होना चाहिए, वही राइट हैंड साइड पे होना चाहिए। रेशियो इक्वल होना चाहिए, वैल्यू तो कुछ भी हो सकता है। इधर तो वैल्यू 1.25 था, 5.75 था, इधर वैल्यू 3.5 है, इधर वैल्यू 16.1 है। वैल्यू से कोई मतलब नहीं है, रेशियो इक्वल होना चाहिए ना डियर। ओके।